हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, CBSE ने पूरा एग्ज़ाम पैटर्न बदल दिया है। अब आपके MCQs क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। अर्थात इसमें सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकली पोर्शन, ठीक है, कुछ डेरिवेशंस ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी क्रम में हम पूरा सिलेबस रिवीजन कराने का प्रयास रहेगा हमारा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। तो आइए आज हम करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। आपने सभी बच्चों ने एग्जाम पैटर्न देख लिया होगा, CBSE की साइट पर पढ़ा है कि जो नया एग्जाम पैटर्न आया है वो कैसे होगा। वैसे मैं जल्दी ही उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये स्क्रीन पर चमकेगा, क्वेश्चन नंबर 1। The amplitude of the magnetic field of a harmonic electromagnetic wave in vacuum. The amplitude of magnetic field. Amplitude मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, बी से लिखते हैं बेटा। और इसका क्या दिया है हमें? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करना है आपको बी नोट से, ठीक है। इसका मान दे रखा है 510 नैनो टेस्ला, 510 नैनो टेस्ला। अब ये कहा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है। हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई नोट हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने पार्ट की जो समरीज है वो पूरी लिखवा रखी है, ठीक है। पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में मैंने पार्ट के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए थे, आप उसको देख लें। वैसे मैं उन वीडियोज का लिंक भी जरूर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जब भी आपके ये जो आज मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आएगा, ठीक है। तो आपने रिलेशन पढ़ाया था मैंने आपको, ई नोट अपॉन बी नोट इक्वल टू होता है सी। अब इसमें ई नोट हमें कैलकुलेट करना है, तो ई नोट इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, सी इंटू बी नोट। इट मीन्स ई नोट इक्वल टू हो जाएगा, सी की वैल्यू रखो बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 8 और इंटू बी नोट दिया है 510 नैनो टेस्ला। नैनो, नो का मतलब है ये हो जाएगा बच्चों 510 इंटू नो मतलब 10 की पावर -9 टेस्ला, ठीक है बच्चों। ये नैनो टेस्ला, नैनो हटाइए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट होती है टेस्ला होती है, तो टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रख दो इसको 510 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई कर दो, ई नोट इक्वल टू 300, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ये आ गया बच्चों 1530 इंटू 10 की पावर हो जाएगी -9 प्लस के 8, तो 10 की पावर -1, ठीक है। अब इस -1 से ये +1 खत्म हो जाएगा, तो ई नोट इज इक्वल टू आ जाएगा 153 वोल्ट पर मीटर। तो बताइए बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसकी स्पीड बतानी है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भाई चैप्टर ही जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है तो उसकी स्पीड बतानी है हमें, और किसकी फॉर्म में बतानी है? डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मेन बात रखनी है, ध्यान रखनी है। मैंने बताया था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वो इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये बच्चों मैं हर वीडियो में बता रहा हूं आपको, इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है, मैंने सारियों में बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, और इसको सी से डिनोट कर देते हैं हम।
और इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, C इक्वल टू होता है 1/√में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। बट ये तो किसकी फॉर्म में है? परमिटिविटी की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है बच्चों? ये परमिटिविटी की फॉर्म में है। लेकिन हमारे से यहां पर पूछा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या कर लिखते हैं? ये आ गई बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ परमिटिविटी। याद रखना बच्चों, अगर परमिटिविटी की फॉर्म में पूछे तो ये फॉर्मूला है। फिर अगर पूछे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगी भाई? अगर हमारे से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछे और किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, तो ये मैंने बताया था E/B इक्वल होता है C। अभी पिछला क्वेश्चन भी मैंने इसी पर बेस्ड कराया, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। या एम्पलीट्यूड ना लो, बेसिक वैल्यू ले लो इनकी, है ना, सिंपल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की, इन दोनों का रेशियो बराबर होता है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। तो हमारे से जो हमें इसका क्वेश्चन के आंसर में ये नहीं लिखना है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। इन द फॉर्म ऑफ परमिटिविटी पूछे तो ये लिखाना है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो ये लिखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम। अब स्पीड का ही लिखना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसकी स्पीड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। कहां पर? इन अ मीडियम, किसी मीडियम के अंदर, किसी मीडियम के, मीडियम मतलब जैसे वाटर में, ग्लास में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं किसी मीडियम में चलती हैं तो उनकी स्पीड जो होती है वो पहले से डिक्रीज हो जाती है। पहले से मतलब वैक्यूम की अपेक्षा में, वैक्यूम की कंपैरिजन में स्पीड वाटर में कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो जब उसमें एंटर करेगी तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिटिविटी। देखिए जो स्पीड लिखनी है, स्पीड ऑफ EMW, हमने फॉर्मूला लिखाया था, स्पीड ऑफ EMW ये बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट, बट कहां पर? वैक्यूम में। तो C इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है 1/√में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। बट ये कहां पर होता है बच्चों? इन वैक्यूम। ये कहां पर होता है? वैक्यूम में होता है, जहां पर वायु ना हो, जहां पर एयर ना हो, उसको वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इतनी होती है। लेकिन अगर पूछा है किसी मीडियम में तो ये पहले से डिक्रीज हो जाती है, तो यहां पर C नहीं लिखेंगे, आप V लिखेंगे, ठीक है। तो इन अ मीडियम V बराबर होगा 1/√में म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। म्यू नॉट जो होता है परमिटिविटी होती है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, सॉरी म्यू नॉट होती है मैग्नेटिक परमिटिविटी, लेकिन कहां पर? वैक्यूम में। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, लेकिन कहां पर? वैक्यूम में। अब यहां पर वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम है, मीडियम में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को एप्सिलॉन से लिखते हैं, उसी टाइप से मैग्नेटिक परमिटिविटी को म्यू से लिखते हैं। तो फॉर्मूला होगा V इक्वल टू 1/√, के अंदर म्यू इंटू एप्सिलॉन, बस म्यू इंटू एप्सिलॉन। ये कहां पर? इन मीडियम। तो इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम में पूछे तो कौन सा सही है? ये सही है और ये गलत है। ये कहां पर लगाना है? इन वैक्यूम में। अगर वैक्यूम में पूछेगा तो ये सही है, अगर मीडियम में पूछेगा तो ये सही है, ठीक है बेटा। तो कौन सा लिख कर आओगे आप? ये ऐसा कर आओगे, आपके 2 नंबर। ये 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आज का 4th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज द लार्जेस्ट पेनिट्रिंग पावर?
कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी पेनिट्रिंग पावर बहुत ज्यादा हो, है ना, मैक्सिमम पेनिट्रिंग पावर का? तो सिंपल मेथड, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ मतलब लैम्डा का अगर हमें इंक्रीज ऑर्डर देखना है, इंक्रीज ऑर्डर, तो इसके लिए ट्रिक बता रखी है मैंने। ट्रिक क्या है इसकी? गाड़ी एक्स यू वी इन माई की स्पेलिंग MI कर देना है यहां, इन माई रेंज। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। EMW की वेवलेंथ का इंक्रीज ऑर्डर का जो फॉर्मूला है, उसके इंक्रीज ऑर्डर जो है उसका जो ट्रिक है वो है गाड़ी XUV इन माई रेंज। अब गाड़ी में GA तो मतलब गामा रेज, फिर DIA साइलेंट है, तू जा अपने घर। हमें गाड़ी बस चाहिए तो गाड़ी पर, लेकिन इसमें बस अपनी याद रखने के लिए चाहिए। इसमें गाड़ी का हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? GA मतलब गामा रेज। तो ये कौन सी रेज हो गई बच्चों? गामा रेज। फिर एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो ये कुल मिलाकर 7 प्रकार की वेव मैंने आपको इनका वेवलेंथ का इंक्रीज ऑर्डर पहले भी कई बार बताया है। अब इनमें सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है रेडियो की। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है इनकी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इनकी। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो चूंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम। वेवलेंथ सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। ध्यान दे मैंने क्या बताया, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, अगर बात करें गामा रेज की, तो गामा रेज के लिए जो गामा रेज हैं उनके लिए वेवलेंथ कम होती है सबसे, और फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है इनकी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो ये बता रहा है न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। मतलब अगर लैम्डा डिक्रीज होगा तो न्यू इंक्रीज होगा। मतलब लैम्डा कम जिसका होगा, जिस वेव के लिए लैम्डा का मान, वेवलेंथ का मान कम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? सारा मतलब ही फ्रीक्वेंसी का है, क्योंकि जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। देखिए एनर्जी जो होती है, एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर आपको एनर्जी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला लगाते हैं E इक्वल टू एच न्यू। तो आप देख रहे हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? न्यू के। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी के। अब फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? अभी बताई मैंने बच्चों, गामा रेज की। तो गामा रेज की सबसे ज्यादा एनर्जी हो गई, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इनकी हो गई, तो पेनिट्रेटिंग पावर भी सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों? गामा रेज की। पेनिट्रेटिंग मतलब भेदने की क्षमता, है ना, एक पार करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होगी? गामा रेज की। और सबसे कम किसकी होगी? रेडियो वेव की। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, जब ये भेद सकती है, इतनी ज्यादा भेदने की क्षमता, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अधिक है, तो हम क्यों ना इनको वायुयान में लगाकर दुश्मन की जो सेना है उस पर इनकी बौछार कर दें गामा रेज की। देखिए गामा रेज की वेवलेंथ बहुत कम होती है। मैंने बताया इनकी जो वेवलेंथ 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर, इतनी कम वेवलेंथ गामा रेज की होती है। तो वेवलेंथ कम होने के कारण ये वहीं के वहीं रह जाएंगी, दूर नहीं जा पाएंगी। तो क्या दुश्मन की सेना का विनाश कर पाएंगी? पावर तो है, लेकिन पावर इनकी जब ही काम करेगी जब दुश्मन की सेना बिल्कुल पास से गामा रेज डाल दो उसके ऊपर, उड़ जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अधिक होती है। और जो रेडियो वेव्स होती हैं ये दूर जाने में यूज होती हैं, अगर दूर भेजना है। देखिए रेडियो जो होती है, इसके बारे में थोड़ा बताऊं मैं आपको। रेडियो वेव ये भी बड़ी यूजफुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका यूज मेनली होता है रेडार में।
ठीक है, रेडार में होता है, टेलीविजन में होता है, आपकी मैंने एक दिन बताया था मोबाइल में होती हैं ये रेडियो वेव्स यूज करती है सिग्नल भेजने में। तो रेडार में इनका यूज होता है, क्योंकि रेडार जो होता है, रेडार इंडियन नेवी के पास होते हैं, है ना, पनडुब्बी की पता करने के लिए कि पनडुब्बी पानी में कितनी गहराई पर है। रेडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग मतलब रेडियो वेव का यूज करके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटेक्ट करना और फिर उस पोजीशन को डिटेक्ट करके कहां पर है वो, डिटेक्ट कहां पर है, और फिर उसकी रेंज को मेजर करना, रेंज को भी मापती हैं ये कौन सी, रेडियो वेव्स। किस में यूज होकर, रेडार में यूज होकर। वैसे आजकल रेडार में रेडियो वेव की जगह माइक्रोवेव वेव्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब रेडार में ज्यादा 90% केसेस में रेडार में कौन सी वेव का यूज होता है, माइक्रोवेव का, क्योंकि इनकी वेवलेंथ भी बहुत अधिक होती है। तो समझे बेटा आप, अगर दूर भेजनी है हमें वेव्स तो कौन सी यूज करेंगे, रेडियो वेव्स। अगर पेनिट्रेटिंग पावर देखनी है, भेदन क्षमता देखनी है, तो कौन सी वेव यूज करेंगे, गामा रेज, क्योंकि गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें लिखाएंगे आप कौन सी रेज की पेनिट्रेटिंग पावर अधिक है, गामा रेज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है ये, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। जो रेज दी हैं, गामा रेज दी है एक, तो गामा रेज, और दी हैं बच्चों माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है। तीसरे नंबर पर दी है बेटा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज, और चौथे नंबर पर दिए हैं बच्चों अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये 4 प्रकार की वेव दी हैं, 4 टाइप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनको हमें अरेंज करना है इंक्रीज ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है भाई। ये मैंने यही लिख दिया, इसको यहां से देखने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या करेंगे, मैंने ट्रिक लगाओ, ट्रिक अभी बताई थी, गाड़ी XUV इन माई रेंज, गाड़ी XUV इन माई रेंज, इन माई रेंज, ठीक है। तो आप देखिए भाई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा की, फिर उससे कम एक्स की, उससे कम अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, और फिर रेडियो। तो अब हमें इनमें से देखनी है, हमें करना है इंक्रीज ऑर्डर। तो इंक्रीज ऑर्डर में पहले देखेंगे सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली रेंज। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी देखिए इनमें से किसकी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, ये बेटा फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज ऑर्डर है ना, डिक्रीज ऑर्डर है ये। अब इंक्रीज में लाना है हमें, ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज ऑर्डर है, न्यू का डिक्रीज ऑर्डर है ये, ठीक है। न्यू माने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज ऑर्डर है ये, ऐसे फ्रीक्वेंसी घटती हुई जा रही है ऐसे जाने पर। तो अब आपको यहां से छांट लेनी है, माइक्रोवेव सबसे कम आएंगी, तो पहले आएंगी माइक्रो, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगी बच्चों, माइक्रो के बाद अब इनमें माइक्रो है, फिर है इंफ्रारेड, फिर इंफ्रारेड आएंगी, इंफ्रारेड, ठीक है। फिर उसके बाद में माइक्रो आ गई, इंफ्रा आ गई, फिर उसके बाद आएंगी बच्चों विजिबल, तो यहां नहीं दिया, फिर उसके बाद आएंगी अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज, इनका मैंने नया नाम रखा है उड़ाने वाली वेव्स, ये उड़ा देती हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज की। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं जो CBSE ने न्यू पैटर्न बनाया है उसके अनुसार। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच द फॉलोइंग वेवलेंथ बिलोंग्स, 1 mm, और दूसरा दिया है 10⁻⁻11 m, m मतलब मीटर, mm मतलब मिलीमीटर। तो हमें ये बताना है कि ये 1 मिलीमीटर कौन सी वेवलेंथ का पार्ट है,
है ना, कौन सी वेव का पार्ट है, कौन सी वेव के लिए वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और 10⁻11 मीटर कौन सी वेव की वेवलेंथ बता रहा है। तो 1 mm, तो ये होती है बच्चों 1 mm टू 0.1 मीटर, ये माइक्रोवेव की वेवलेंथ होती है। इसकी मैंने एक टेबल बना रखी है जिसकी पीडीएफ आपको दे रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब है 10⁻11 मीटर। अब देखिए ये आती है सबसे ज्यादा पावरफुल वेव, कौन सी है, गामा रेज। गामा रेज की वेवलेंथ होती है 10⁻14 मीटर टू 10⁻10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम तक। कुछ बुक्स में 10⁻13 मीटर टू 10⁻10 मीटर लिखा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट है, ये लगभग सही है। तो ये होती हैं बच्चों किसकी, गामा रेज की। तो इनको हमने आइडेंटिफाई कर दिया, 10⁻11 मीटर बिलोंग्स टू गामा रेज एंड 1 mm बिलोंग टू माइक्रोवेव। मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इंफ्रारेड रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज इन वैक्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इंफ्रारेड रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज इन वैक्यूम। तो देखिए हमें स्पीड जो दोनों वेव हैं पहले इनको लिख लेते हैं। एक तो है बच्चों इंफ्रारेड रेज और दूसरी है बच्चों अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये बहुत सिंपल बात है, देखिए ये दोनों ही किसका पार्ट है, ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, ठीक है। ये दोनों ही रेज, इंफ्रारेड भी और अल्ट्रावायलेट भी किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, वो होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। तो इनकी स्पीड होगी स्पीड ऑफ लाइट दोनों की, ठीक है। तो इसकी भी और इसकी भी दोनों की स्पीड कितनी होगी बच्चों, दोनों की स्पीड c के इक्वल होगी, ठीक है। जितनी भी 7 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबकी स्पीड c के बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो कभी कभी हमें कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में, जैसे इसमें कर रखा है कि इनकी रेशियो बताओ भाई, तो बताओ कौन इसको कौन नहीं करेगा सोल्व, जिसको ये छोटी सी बात पता है। इंफ्रारेड रेज तो स्पीड रेशियो हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल टू इसकी कितनी है बच्चों c अपॉन इसकी कितनी है c, तो c से c कट गया एक बार, तो रेशियो क्या आ गया 1 या 1:1, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 2 प्रॉपर्टी बतानी है। हाउ कैन वी शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी मोमेंटम। हमें ये शो करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वे कैरी करती हैं किस पर, मोमेंटम पर। तो ये शो करेंगे सबसे पहले, उससे पहले हम लिखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, किनकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये मैंने लिखवा रखी हैं आपको, ठीक है। इनको याद करा देते हैं, जरा एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखिए नाम क्या है इनका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट मींस ये वाली वेव जो होती हैं डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। यदि कोई जैसे रेडियो वेव है वो चल रही है और रेडियो वेव के हम रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाएं तो वे वेव अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, इसीलिए तो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो सबसे पहला नो डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती। दूसरा, इनकी जो स्पीड, वैसे 2 ही प्रॉपर्टी पूछी है, इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड इक्वल होती है, इक्वल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तीसरा जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है इनकी नेचर कैसी होती है, ये ट्रांसवर्स वेव हैं। कैसी हैं,
ट्रांसवर्स वेव हैं। क्यों है? क्योंकि ये मैंने आपको प्रूव करा रखा है इससे पिछले लेक्चर में कि ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ठीक है, तो ये इनकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, इनको आप लर्न कर लेना। और भी वैसे मैंने इनकी 5-6 प्रॉपर्टी इससे पिछले लेक्चर में बता रखी हैं। अब हमें ये बताना है कि जो ये कैरी करती है मोमेंटम को, ठीक है, ये मोमेंटम को कैरी करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी जो होती है, अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती है बच्चों, E = h न्यू, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी क्या होती है, E = h न्यू। ये होती है बच्चों अकॉर्डिंग टू प्लैंक, प्लैंक ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को बताया था, E = h न्यू। उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वे प्रोपागेट होती हैं एज अ फोटोन, और फोटोन की एनर्जी होती है E = h न्यू। फोटोन क्या होता है ये आपको किसी अदर लेक्चर में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ EMW एक तो ये हो गया। एक एनर्जी ऑफ EMW = mc² होता है, ये अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। ये किसके अनुसार है बच्चों, आइंस्टीन के अनुसार ये होती है = mc²। दोनों की आप कंपैरिजन करें तो ये हो जाएगा h न्यू = mc²। कोई दिक्कत? अब इसको ऐसे करेंगे बच्चों, h न्यू जो है, न्यू को आप लिख सकते हो c/λ, लिख सकते हैं नहीं। न्यू का जो न्यू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ, ठीक है, यहां पर रख दिया = mc²। अब क्या होगा, एक c से एक c कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों h/λ। क्या है बच्चों यहां पर, p मतलब मोमेंटम, संवेग, हिंदी में संवेग बोलते हैं इसको, मोमेंटम। तो p = क्या आ गया, m × c। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वे कैरी करती हैं किसके लिए, मोमेंटम के लिए। तो क्योंकि इसके लिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम p = m × c। तो मैं अपेक्षा करता हूं जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए वे सब आपके क्लियर हो गए होंगे। इससे अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट यूनिट, ऑप्टिक्स। उसमें से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ऑप्टिक्स में से। ये मान के चलिए 50% पेपर ऑप्टिक्स में से ही आएगा, ठीक है। तो उसका रिवीजन हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।